स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 4th लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है टोर्शन ऑफ शाफ्ट। सबसे पहले देखेंगे टोर्शन ऑफ शाफ्ट होता क्या है। तो उसके लिए हम एक रॉड को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कुलर रॉड है और जब इस रॉड को इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका एक्सिस होता है, तो जब इस रॉड को अगर इस एंड पर एक मान लीजिए एक हैंडल लगा दिया और उस पर कपल फोर्स हम लगाते हैं। कपल फोर्स क्या होता है? जो कि दोनों पेयर में लगते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमने P फोर्स जो लगाया इस शाफ्ट पर, ये होती है हमारी शाफ्ट। ठीक है, तो इस दोनों फोर्सेस के कारण क्या होगा कि ये जो शाफ्ट है वो रोटेट होने की कोशिश करेगी। तो उस वजह से जो है इस शाफ्ट में टॉर्क या फिर टोर्शन जो है वो डेवलप हो जाएगा। टोर्शन को डिनोट करते हैं T से, उसको हिंदी में मरोड़ बोलते हैं। कि जब किसी भी शाफ्ट को, मान लीजिए ये हमारी एक शाफ्ट है, इसको जब हम ऐसे रोटेट करेंगे या मरोड़ेंगे तो जो इसमें फोर्सेस डेवलप होंगे उनको बोलते हैं अपन टोर्शन या फिर टॉर्क। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन कैसा होता है? तो जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इस एंड पर टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके लास्ट एंड पर जो टॉर्क होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इस शाफ्ट को रोटेट करने की कोशिश करें तो इस एंड पर देखेंगे तो ये मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो एंड है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करेगा। उस वजह से क्या होगा कि ये एंड तो ऐसे घूम रहा है लेकिन ये वाला एंड पीछे की तरफ घूमने की कोशिश करेगा, यानी कि रोकने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से दोनों एंड पर जो टॉर्क लगते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि व्हेन स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कपल दैट प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ऐसे कपल फोर्स जिनके कारण रोटेशन होता है शाफ्ट का अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है शाफ्ट का? ये वाला। तो अगर कोई भी मेंबर है या फिर शाफ्ट है, जनरली टोर्शन जो होता है वो शाफ्ट से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो व्हेन स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कपल दैट प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ शाफ्ट, मतलब कि ऐसे कपल फोर्स, ये दोनों कपल फोर्स जिनके कारण शाफ्ट का क्या होगा? रोटेशन होगा। अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है? टॉर्क डेवलप हो जाता है या फिर टोर्शन डेवलप हो जाता है। एंड ट्विस्टिंग अकर्स, और उस वजह से जो होती है शाफ्ट की ट्विस्टिंग हो जाती है। ट्विस्टिंग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी रॉड थी तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, मतलब कि इसको हमने इस तरफ से ट्विस्ट कर दिया। पहले ये शाफ्ट इस टाइप की थी, उसके ऊपर अगर हमने ग्रिड बना रखी हो तो पहले ये शाफ्ट इस टाइप से थी, लेकिन हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, उस वजह से शाफ्ट इस शेप की होगी। तो उस वजह से क्या आ जाता है? इसमें ट्विस्टिंग आ जाती है। शाफ्ट का जो जनरली काम आता है, शाफ्ट कहाँ यूज़ आती है? तो शाफ्ट का एप्लीकेशन जो होता है वो जनरली पावर ट्रांसमिट करने के लिए होता है, पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंजन है तो इंजन से जो होता है एक्सल गाड़ी का, वो शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इंजन है गाड़ी का और पीछे व्हील का एक्सल लगा हुआ है, तो वो शाफ्ट के थ्रू जो है वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो इंजन जो होता है वो पहिए तक अपनी पावर किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है? तो बीच में एक शाफ्ट लगी हुई होती है। उसी तरीके से फिगर में दिख रहा है कि एक मोटर लगी हुई है और जो कि टरबाइन से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? बीच में एक शाफ्ट लगी हुई है। तो जो मोटर है वो अपनी पावर जो है वो या तो टरबाइन को ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर टरबाइन जो है वो अपनी पावर मोटर को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये होता है जनरल टोर्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद
टॉर्क जो लगता है टोर्शन वो शाफ्ट के दोनों एंड पर लगता है, स्टार्टिंग एंड पर भी और लास्ट एंड पर भी। तो उनकी वैल्यू क्या सेम होती है या अलग अलग? तो उसके लिए ये वाला पॉइंट हमने लिखा है कि इफ़ शाफ्ट इज़ रिवॉल्विंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर शाफ्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो टॉर्क जो होगा, टॉर्क एट इनपुट एंड आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। ये वाला हमारा इनपुट एंड है, मान लीजिए यहाँ पर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और तो ये इनपुट एंड हो गया, ये हो गया इसका आउटपुट एंड। तो दोनों पॉइंट पर टॉर्शन जो होगा वो सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमने, इट्स प्लेन ऑफ एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, मतलब कि जो टॉर्क लगता है वो शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट थी, इसका एक्सिस ये रहा, तो टॉर्क जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, मतलब सरफेस की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट है, इसका एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से जा रहा होगा, तो टॉर्क जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, मतलब कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शाफ्ट्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शाफ्ट का यूज़ होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। अब देखेंगे हम कि जब कोई शाफ्ट पावर को या फिर टॉर्क से सब्जेक्टेड है, मतलब कि किसी भी शाफ्ट में अगर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है। क्या होती है? शियर स्ट्रेसेस। कैसे होती है? जब इस शाफ्ट को हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो लेयर्स है, मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, तो जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो इसकी जो सरफेस है या फिर लेयर है वो शियर होगी, मतलब कि उसमें शियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होगी, ठीक है। तो टॉर्क जब लगता है किसी भी शाफ्ट पर तो उसमें कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होती है? शियर स्ट्रेसेस। अब शियर स्ट्रेसेस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। कैसे होती है? मान लीजिए ये जो हमारी शाफ्ट है वो लेयर्स में बनी हुई है। कैसे? मान लो कि सेंटर में एक कोई दूसरे मटेरियल की लेयर है, फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक वायर है, इंसुलेटेड वायर है, ठीक है, तो उसमें भी जैसे कवरिंग होती है तो अलग अलग लेयर की कवरिंग होती है। तो वैसा ही शाफ्ट को समझो। तो जब उसको हम ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस पर है वहाँ पर शियर स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तो कभी ट्विस्ट होता ही नहीं है, उस पर स्ट्रेसेस मिनिमम होगी। तो उस वजह से न्यूट्रल एक्सिस पर जो मटेरियल होगा उस पर शियर स्ट्रेसेस मिनिमम होगी या फिर ज़ीरो के बराबर होगी। और जैसे जैसे हम आउटर डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, मतलब कि बाहर की तरफ, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो शियर स्ट्रेसेस बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि मान लो ये सेक्शन है हमारा, ये शाफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसके सेंटर पे शियर स्ट्रेस ज़ीरो होगी। फिर हम जैसे मान लो एक इस लेयर की बात कर देते हैं तो इस लेयर की यहाँ से डिस्टेंस इतनी होगी, तो इस लेयर पर कुछ ज़्यादा शियर स्ट्रेस लगेगी। फिर हम जैसे थोड़ा और दूर जाते हैं सेंटर से तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाली लेयर पे और ज़्यादा शियर स्ट्रेसेस लगेगी, और सबसे मैक्सिमम जो लगेगी वो आउटर वाली सरफेस पर लगेगी। तो शियर स्ट्रेस जो होती है वो न्यूट्रल एक्सिस पर मिनिमम बोल सकते हो या फिर ज़ीरो भी बोल सकते हो, और आउटर सरफेस पर या फिर उसको परिधि पर भी बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस। परिधि पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं टोर्शन का जो डिराइव्ड फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है। उससे पहले अपन देखते हैं एक और टर्म आती है हमारे पास, प्योर टोर्शन। प्योर टोर्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई एक शाफ्ट है जो कि इधर पावर एंड इधर आउटपुट एंड है, और वो ये इसका इनपुट एंड है, ठीक है। इधर कोई मशीन लगी हुई है, वो इधर से घुमा रही है इस शाफ्ट को और इस एंड पर पावर सप्लाई हो रही है।
तो शाफ्ट क्योंकि लोहे की या मेटल की बनी हुई होती है तो उसका सेल्फ वेट भी होगा, ठीक है, उसका सेल्फ वेट भी लगेगा। तो उस वजह से क्या होता है कि इस शाफ्ट में बेंडिंग मोमेंट भी तो आएंगे, है ना, क्योंकि बेंडिंग हो सकती है उसकी। तो जब हम टोर्शन की कैलकुलेशन करते टाइम शाफ्ट के सेल्फ वेट के कारण आने वाले बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर नहीं करें तो वो स्थिति कहलाती है प्योर टोर्शन। मतलब कि ओनली हम प्योर टोर्शन की ही बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इफ़ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट और अदर फोर्सेस, ठीक है, इफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट और अदर फोर्सेस इज नेग्लेक्टेड देन कंडीशन विल बी कॉल्ड इन प्योर टोर्शन, ठीक है, प्योर टोर्शन की कंडीशन कहलाएगी। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है रिलेशन टोर्शन के केस में Fs अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन आर इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले मान लो कि ये हमारी शाफ्ट है एक, ठीक है, इसमें Fs क्या होता है, shear स्ट्रेस मैक्सिमम shear स्ट्रेस होती है Fs, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि आउटर सरफेस जो होती है परिधि पर या फिर सरकमफ्रेंस पर shear स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम shear स्ट्रेस है। फिर उसके बाद होता है R इज़ रेडियस, ठीक है। इसके बाद आता है Q, स्मॉल q। अब स्मॉल q क्या होता है, तो मैंने बताया था कि ये उसका सेक्शन है शाफ्ट का, तो आउटर सरकमफ्रेंस पर तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस आती है जिसको कि अपन ने Fs लिख दिया, इसको हम टाउ भी लिखते हैं कई बार, टाउ या Fs एक ही बात है। तो ये Fs तो होती है आउटर सरकमफ्रेंस पर मैक्सिमम shear स्ट्रेस, लेकिन इंटरनल किसी लेयर की बात करें अगर अपन तो उस पर जो shear स्ट्रेस होगी वो कहलाएगी Q, ठीक है। तो ये होती है shear स्ट्रेस एट एनी इंटरनल लेयर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल r जो होता है वो होता है अपन जिस लेयर की बात करें उसकी रेडियस, कैपिटल R तो होता है शाफ्ट की टोटल रेडियस, ठीक है, लेकिन स्मॉल r होता है स्मॉल q से रिलेटेड, मतलब जिस पॉइंट पर हम shear स्ट्रेस स्मॉल q निकाल रहे हैं उसकी रेडियस होती है ये, ठीक है, रेडियस ऑफ इंटरनल लेयर। उसके बाद आता है n होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। n होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको कि कई बार c से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। और l होता है शाफ्ट की लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। अब इसमें देखो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, तो जब हमने ये मान लो हमारी शाफ्ट थी, ये उसका फिक्स एंड था, अब हमने इसके ऊपर क्या किया, एक लाइन खींची, सरफेस के ऊपर एक लाइन खींची, और फिर इस शाफ्ट को क्या किया हमने, रोटेट किया। यहाँ से हमने कपल फोर्स लगाया उसके ऊपर, उस वजह से इसको रोटेट किया। तो क्या होगा, ये वाला एंड तो फिक्स है तो ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन हमने इसको यहाँ से घुमाया तो ये शाफ्ट जो होगी वो कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगी, मतलब ये जो लाइन पहले यहाँ थी वो यहाँ चली जाएगी, रोटेट होने के कारण ट्विस्टिंग हो जाएगी। तो ये जो एंगल बनता है सेंटर पर इन दोनों के बीच में, ये कहलाता है थीटा, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब हमने शाफ्ट को कितना ट्विस्ट किया, कितने डिग्री उसको रोटेट किया या ट्विस्ट किया। अब यहाँ पर हम एक बात और देख सकते हैं कि ये जो हमने shear स्ट्रेस की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे जैसे हम आउटर लेयर पर बढ़ते जाते हैं तो shear स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसका एक रिलेशन है कि भाई जो shear स्ट्रेस है, जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो वो shear स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो shear स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू R। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो shear स्ट्रेस की कुछ वैल्यू होगी। अब मैं जैसे जैसे इस पॉइंट को बाहर की तरफ जाता हूँ तो shear स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।
तो जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। और इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है। इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो लीनियर रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है। जैसे जैसे अपन रेडियस R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो Q की वैल्यू भी लीनियरली बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद कुछ अजम्पशंस आते हैं इसमें। टोर्शन वाले चैप्टर में ये अपनी शाफ्ट से रिलेटेड कुछ इसमें अजम्पशंस है, तो वो अजम्पशंस मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे कुछ अजम्पशंस है टोर्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहला अजम्पशन है कपल्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। यानी कि हिंदी में बताता जाऊँगा मैं, आप लिख लेना। कपल्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, मतलब कि जो कपल फोर्स है वो शाफ्ट की अक्ष के लंबवत होते हैं। वो हमने पहले भी देखा हुआ है कि मान लो ये हमारी शाफ्ट है, तो जो कपल्स लगते हैं इसके वो शाफ्ट के परपेंडिकुलर लगते हैं, एक्सिस के। सेकेंड है टोर्शन इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ, मतलब कि लंबाई के दिशा में टोर्शन का मान जो होता है वो नियत रहता है। लेंथ के ऊपर जाने पर टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होती है कि यहाँ कोई अलग टॉर्क लग रहा है, यहाँ कोई अलग लग रहा है, यहाँ कोई अलग लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट तक भी पहुँचेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, थर्ड है सर्कुलर सेक्शन रिमेन्स सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग, मतलब कि जो सर्कुलर सेक्शन है वो ट्विस्टिंग के बाद भी सर्कुलर ही बने रहते हैं। जब ट्विस्टिंग हो जाएगी, मान लीजिए हमारी शाफ्ट है, तो इसमें जब ट्विस्टिंग हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि इस शाफ्ट का सेक्शन जो है वो सर्कुलर से चेंज होकर कुछ दूसरा हो जाए, ठीक है। फिर आता है प्लेन नॉर्मल सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि जो लंबवत सेक्शन होते हैं, मान लो ये हमारी शाफ्ट है, इसमें एक सेक्शन यहाँ माना मैंने, एक सेक्शन यहाँ माना, तो ये दोनों सेक्शन जो है, कोई भी सेक्शन, तो ट्विस्टिंग के बाद भी ये सेक्शन इसके तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे एक्सिस के, ठीक है। तो क्या था ये लाइन, प्लेन नॉर्मल सेक्शन। प्लेन नॉर्मल सेक्शन का मतलब ये जो सेक्शन है ये वाला है, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं उसको, 90 डिग्री पर। तो ये हमारी एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये वाले सेक्शन हो गए, तो उसको बोलते हैं हम प्लेन नॉर्मल सेक्शन। तो ये जो प्लेन नॉर्मल सेक्शन है वो रिमेन्स प्लेन, मतलब कि वापस से देखो, प्लेन नॉर्मल सेक्शन मतलब 90 डिग्री होता है, तो मतलब कि ये जो सेक्शन है वो 90 डिग्री ही बने रहते हैं आफ्टर ट्विस्टिंग के बाद। उसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा पॉइंट है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि प्रतिबल जो होती है वो विकृति के समानुपाती होती है हमेशा, एंड नॉट एक्सीड्स प्रोपोर्शनल लिमिट। हमने पहले वाले स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। तो हमेशा स्ट्रेस जो होती है वो किसके, स्ट्रेन के समानुपाती होती है, और किसके अंदर होती है, मतलब उससे बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि समानुपाती सीमा। छठा पॉइंट है मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। हमारा जो मटेरियल है शाफ्ट का वो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो मटेरियल की हर जगह पर सेम है, और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हर डायरेक्शन में सेम है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो मटेरियल की हर डायरेक्शन में सेम होती है, तो उस मटेरियल को बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ये हमने प्रॉपर्टीज़ स्टार्टिंग में पढ़ी हुई है। तो जनरली क्वेश्चन पूछता है अगर, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि 3-4 आपको अजम्पशंस दे दी जाएगी और उसमें से कोई एक रॉन्ग होगी, तो वो बोलेंगे क्वेश्चन में कि कौन कौन सी सही है, उसके हिसाब से आप आंसर दो। तो इनमें से 2-3 लिखी हुई होगी और कोई एक गलत होगी, तो उसमें से आपको रॉन्ग वाला बताना होगा कि क्या गलत है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक रेजिस्टिंग टॉर्क। ये होता है हमारा रेजिस्टिंग टॉर्क। रेजिस्टिंग टॉर्क क्या होता है कि जैसे हमारी शाफ्ट है तो हम उस पर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं इनपुट एंड से, ठीक है। ये हमारी शाफ्ट है, इसमें हम इस इनपुट एंड से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं,
तो वो पावर यहाँ से एंड तक, आउटपुट तक पहुँच जाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जितना हम इधर से टॉर्क जनरेट कर रहे हैं उतना का उतना टॉर्क ये शाफ्ट कैरी कर सके और एंड तक पहुँचा दे। अगर इस शाफ्ट की स्ट्रेंथ कमज़ोर है, कम है, और अगर हम इससे ज़्यादा पावर सप्लाई करते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा टॉर्क जो है वो जनरेट करते हैं, तो क्या होगा, उस वजह से ये शाफ्ट ज़्यादा ट्विस्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद ये फेल हो सकती है। तो उसी लिए शाफ्ट का रेजिस्टिंग टॉर्क जो है, मतलब कि शाफ्ट जो है वो कितने टॉर्क को कैरी कर सकती है, वो कैसे पता करते हैं? तो हमेशा द एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब ये कौन सा टॉर्क है जो हमने लगाया है, द एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इंटरनल रेजिस्टिंग टॉर्क। ठीक है, जो हमने लगाया है वो वाला टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टिंग टॉर्क के, नहीं तो वो शाफ्ट जो है वो फेल हो सकती है। और वो कैसे निकालते हैं अपन? तो वो लिखा हुआ है एंड इट इज़ सम ऑफ मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल shear स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन सेक्शन। कैसे समझते हैं डायग्राम से? मान लीजिए हमारी शाफ्ट है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो मैंने बताया था कि शाफ्ट में shear स्ट्रेसेस लगती है, तो मान लो shear स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से उसमें लग रही है, ठीक है। तो वो shear स्ट्रेसेस का हम अगर न्यूट्रल एक्सिस से मूवमेंट ले लेते हैं, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स लग रहा है shear स्ट्रेस Q या Fs भी बोल सकते हो। तो इसकी अगर मूवमेंट लेते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब कि इस दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को और फिर उनको जोड़ लेते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? रेजिस्टिंग टॉर्क की आएगी। तो सब वापिस से समझ लो, जो shear स्ट्रेसेस लग रही है उनका हमको मूवमेंट लेना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और फिर उनको सबका टोटल कर देंगे तो जो उनको मिलेगा वो मिलेगा रेजिस्टिंग टॉर्क। हिंदी में लिखा हुआ है मैंने कि जो एक्सटर्नल टॉर्क का मान है, यानी कि लगाने वाला बाहर से जो लग रहा है वो, उसका मान आंतरिक प्रतिरोधी टॉर्क के बराबर होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद इसको निकालते कैसे? तथा यह अक्ष के सापेक्ष सभी शीयरिंग स्ट्रेसेस के आघूर्ण के योग के बराबर होता है। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिंग टॉर्क को TR से डिनोट करते हैं, ठीक है, और TR की जो वैल्यू होती है वो होती है Fs, यानी कि shear स्ट्रेस इंटू टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। रेजिस्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है TR की वैल्यू वो होती है टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस के बराबर। और टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है? TR इक्वल टू Fs इंटू टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस होता है J/R। ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि शाफ्ट के अंदर टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है? तो वो होता है J/R। और J क्या होता है? यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हो, J को बोलते हैं अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ कैपिटल R क्या होता है? वो तो हमको पता है, रेडियस ऑफ शाफ्ट होती है। और इसी को पोलर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। ये जो टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस है ना, J/R, इसी को पोलर मॉड्यूलस भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो पोलर मॉड्यूलस और टॉर्शनल सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू दोनों, मतलब दोनों सेम ही होते हैं, J/R, और इसमें J जो होता है वो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, यहाँ से अपन अगर J को इसके नीचे भेज देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? TR/J इक्वल टू Fs/R बनता है। Fs/R ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे कि Fs/R ये भी होता है। तो Fs/R किसके इक्वल है? T/J के। तो हम इसी इक्वेशन में इसको T/J के बराबर भी लिख सकते हैं। T होता है टॉर्शन या फिर रेजिस्टिंग टॉर्क, J होता है पोलर मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। इसी के साथ साथ कुछ और भी नाम आते हैं, जैसे कि अगर अब हमको क्या होता है कि कोई भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है या फिर न्यूमेरिकल करना है तो किसी दो रिलेशन को हमको काम में लेना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इस वाले को और इस वाले रिलेशन को काम में लेता हूँ, तो यहाँ पर n और j दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मतलब कि एक टर्म आती है हमारे पास nj, ठीक है। ये nj जो होता है वो होता है टोर्शनल रिजिडिटी। ये नाम याद रखना है आपको, टोर्शनल रिजिडिटी क्या होता है, nj। फिर आता है उसके बाद, इस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि मेरे को याद आ रहा है, I अपॉन वाई। I अपॉन वाई क्या होता है, सेक्शन मॉड्यूलस। और इसी के साथ एक EI भी आता है। EI को क्या बोलते हैं हम, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो कई बार इनमें से भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिए हुए थे कि भाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को किससे डिनोट करते, तो EI और ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। और कई बार इस n की जगह n को C भी लिखते हैं, तो ये CJ भी हो सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक पावर ट्रांसमिटेड का। तो जो पावर ट्रांसमिटेड होता है कि भाई शाफ्ट जो है वो कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही है, पावर ट्रांसमिटेड फाइंड करना है। तो पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है 2π/T/60, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है किलोवाट, ठीक है। किलोवाट या फिर वाट हो सकती है। तो जनरली पावर की यूनिट किलोवाट में लेते हैं। यहाँ पर देखो 2π तो ठीक है, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि RPM बोल सकते हो इसको, रिवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर है। और T जो होता है वो टॉर्क होता है, टोर्शन। और टोर्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, तो क्योंकि टोर्शन कैसे निकलता है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है, फोर्स लगता है और उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी यूनिट हो सकती है किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ यूनिट देख लेते हैं हम, कि जैसे किलोवाट है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा, 1000 वाट, ठीक है। और 1 वाट किसके बराबर होता है, तो वाट पावर की यूनिट है ना, ये पावर होता है। पावर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो पावर को अगर वाट में लिख रहे हो तो एनर्जी होती है जूल और टाइम होता है सेकंड में। तो मतलब कि वाट को हम लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। और वापस से 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये कुछ यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला, जिसमें n होता है RPM, T होता है टोर्शन, जिसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलोवाट होता है 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। और क्योंकि पावर की एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर को अगर वाट में लिखते हो तो एनर्जी हो जाती है जूल अपॉन सेकेंड। तो 1 वाट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन टोर्शन। टोर्शन शाफ्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेन एनर्जी इन टोर्शन U इक्वल टू वर्क डन इन ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने के लिए कितना वर्क डन किया हमने, वो होता है स्ट्रेन एनर्जी, उसको U से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2 T थीटा। T इज़ टोर्शन, थीटा इज़ एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसके बाद यहाँ पर और इसको आगे वैल्यू सॉल्व कर रखी है, तो इसको हमने आगे और निकाल लिया Fs²/4n इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ये जो फॉर्मूला होता है वो सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है, ठीक है। और अगर इसी जगह होलो शाफ्ट आ जाती है तो होलो शाफ्ट के लिए Fs²/4n
डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल डी आता है। ये होता है कब, जब हमारी होलो शाफ्ट हो, मतलब कि कोई पाइप है जो अंदर से खोखला है, क्लियर है। और यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या होगा, तो ये हमारा होलो पाइप है, तो इसमें डी हो जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर और स्मॉल डी हो जाएगा इंटरनल डायमीटर, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक लास्ट टॉपिक और है, शाफ्ट जब सीरीज़ और पैरेलल में लगी हुई हो तो क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा शाफ्ट इन सीरीज़ एंड पैरेलल। शाफ्ट इन सीरीज़ एंड पैरेलल में सबसे पहले अगर हम सीरीज़ में शाफ्ट की बात करें, ठीक है, तो सीरीज़ में शाफ्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी शाफ्ट ऐसे लगी हुई है और उसके आगे एक छोटी शाफ्ट और लगी हुई है, तो ये शाफ्ट कहलाएगी सीरीज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक टोर्शन लग रहा है टी, तो इनपुट एंड पर जितना टॉर्क होगा आउटपुट एंड पर भी उतना ही टॉर्क इसमें लगेगा। तो यहाँ पर इनपुट टॉर्क इक्वल टू आउटपुट टॉर्क होगा, तो मतलब कि टॉर्क तो इसमें बराबर होता है। लेकिन ट्विस्टिंग जो होगी, तो इस शाफ्ट की ट्विस्टिंग को अगर θ1 दे दूँ, मतलब कि वो कितनी मरोड़ आ रही है, रोटेट हो रही है, तो इसका ट्विस्टिंग θ1 और इसका ट्विस्टिंग θ2 दे देते हैं, तो टोटल ट्विस्टिंग कितनी होगी। तो क्योंकि यहाँ से इस एंड से हम शाफ्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं और थ्रू आउट द लेंथ शाफ्ट ट्विस्ट हो रही है, तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2, टोटल ट्विस्टिंग कितनी होगी वो। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि सीरीज़ में जब होती है तो टॉर्क तो होता है सेम इनपुट और आउटपुट एंड पर, और जो ट्विस्टिंग होती है वो होती है टोटल समेशन θ1 प्लस θ2। इस जगह अगर एक शाफ्ट और आगे लगी हुई होती तो यहाँ पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आ जाता। इसके बाद अगर पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल में अब ऐसा नहीं है कि शाफ्ट दोनों ऐसी लगी हुई होगी एक के पास एक, तो उससे तो दोनों शाफ्ट का कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो पैरेलल में शाफ्ट होने का मतलब ये है कि वो दोनों एंड से अगर रेस्ट्रेन की हुई है, ठीक है। मान लो ये हमारी एक शाफ्ट थी इस एंड से और दूसरे एंड से ऐसी थी, तो ये तो अभी सीरीज़ का केस हो गया, लेकिन इस एंड को भी अगर हम रेस्ट्रेन कर दें और ड्राइविंग टॉर्क जो है वो सेंटर में लगा दें। अब इस शाफ्ट को क्या करें, हम अपन सेंटर से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि इसमें हम सेंटर से जो टॉर्क लगा रहे हैं, वो सेंटर में जो ट्विस्टिंग हो रही है टॉर्क वो टी है, तो दोनों एंड पर टॉर्क कितना होगा, अलग अलग होगा। तो वो हमेशा एक तो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है, और वो अलग अलग होगा। तो इसको T1 और इसको T2 दे दो, क्लियर है। तो टोटल जो टॉर्क होगा इसमें, तो टोटल अप्लाइड टॉर्क कितना लग रहा है, इनपुट पे T लगाया तो आउटपुट कितना मिला हमको, 2 टॉर्क मिले, एक T1 मिला इधर, एक T2 मिला, तो टोटल हो जाएगा T1 प्लस T2, क्लियर है। अब अपन ट्विस्टिंग की अगर बात करते हैं, तो इस केस में दोनों एंड की जो ट्विस्टिंग होगी वो बराबर होगी। यहाँ की जितनी ट्विस्टिंग होगी थीटा, उतनी की उतनी ट्विस्टिंग यहाँ पर होगी। तो इसमें θ1 इक्वल टू θ2 होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम सेंटर से रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन तो बराबर हो रहा है ना, तो उस वजह से दोनों एंड पर दोनों रॉड की ट्विस्टिंग जो होती सेम होगी। तो उस वजह से सीरीज़ में तो क्या होगा, टॉर्क तो दोनों तरफ सेम होता है, क्योंकि इधर से इनपुट लगाया लास्ट में आउटपुट हो गया, तो दोनों टॉर्क टी दोनों इक्वल हो गए। लेकिन थीटा जो होता है टोटल वो होता है θ1 प्लस θ2। इसमें इसका उल्टा होता है, अगर पैरेलल में लगी हुई है शाफ्ट तो उसमें टोटल टॉर्क जो होगा वो होगा T1 प्लस T2, और दोनों की जो ट्विस्टिंग होगी वो दोनों सेम होगी, ठीक है। अब हम इसमें आगे इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, अब से क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करके खुद पढ़ना, उसका आंसर खुद देने की कोशिश करना और उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज।
बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्शनल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई किस किस का करना है, टेंजेंशियल फोर्स और उसका एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये शाफ्ट है, इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स जो भी लग रहे हैं उनका शाफ्ट से डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगा, इन फोर्सेस की वजह से क्या आएगा, इसमें ट्विस्टिंग आएगी। तो ट्विस्टिंग आएगी तो मतलब कि उसका जो मोमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो आंसर हो जाएगा बी, ट्विस्टिंग मोमेंट। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो देखो हो नहीं सकता पहला ऑप्शन, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो क्या होता है, जब शाफ्ट ऐसे बेंड हो रही होती तो उसमें बेंडिंग मोमेंट आता। और तीसरा ऑप्शन है टॉर्शनल रिजिडिटी। तो टॉर्शनल रिजिडिटी जो होती है वो तो एनजे होती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है इसमें, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है ईआई। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो बचा ऑप्शन अपना बी। ये भी देख सकते हो। तो कई बार आंसर देने का ये भी तरीका होता है कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता चल रहा है तो गलत आंसर को ढूंढ लो और फिर उनको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट इज गिवन बाय। टॉर्शनल रिजिडिटी पूछी है इसने, तो हमको जो पता है टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है, एन जे, ये होती है टॉर्शनल रिजिडिटी। लेकिन ये तो ऑप्शन भी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि क्योंकि ऑप्शन तो ये है नहीं, दिया हुआ नहीं है, तो इसका हमको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन को देखकर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस अपॉन आर एन थीटा अपॉन एल इक्वल टू टी अपॉन जे, ठीक है। और फिर होता है एक क्यू अपॉन आर भी होता है, चारों बराबर होते हैं। तो इनमें से देखो कि हमारे काम के कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें देखो टॉर्शनल रिजिडिटी जो होता है वो होता है एन जे। तो एन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, जे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब इन दोनों को बराबर करके देखो। तो एन थीटा अपॉन एल इक्वल टू टी अपॉन जे। तो यहाँ से मेरे को एन जे निकालना है, तो एन जे को क्या हो जाएगा, एन जे इक्वल टू एल इसके ऊपर चला जाएगा अपॉन में थीटा आ जाएगा। तो एन जे इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, टी एल अपॉन थीटा। और अगर शाफ्ट की जो लेंथ है वो हम यूनिट मान लें, 1 मीटर मान लें, तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट लेंथ 1 मीटर होगी, तो क्या बच गया, टी अपॉन थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट वेरीज फ्रॉम। मतलब कि अगर शाफ्ट में टॉर्शन आ रहा है तो शियर स्ट्रेस कैसे लगेगी, तो वो मैंने बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस पर तो मिनिमम यानी कि 0, और फिर जैसे जैसे अपन बाहर जाते जाएंगे तो वो मैक्सिमम होती जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, सी ऑप्शन करेक्ट, 0 एट द सेंटर टू द मैक्सिमम एट सर्कम्फ्रेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज कितना। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जे आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, जो कि हमने इनर्शिया में पढ़ा हुआ है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होगा। और सर्कल का, क्योंकि शाफ्ट हमेशा सर्कुलर होती है, ये भी ध्यान रखना। तो पाई बाय 64 डी की पावर 4 प्लस पाई बाय 64 डी की पावर 4। और डायामीटर क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल डी, डाया, तो यहाँ कैपिटल डी लगाएंगे, तो ये हो जाता है पाई बाय 32 डी 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायामीटर डी इज। ठीक है, टॉर्क पूछा है इसने। एक शाफ्ट है जिसका डायामीटर कितना है, डी डायामीटर है, तो उसने उसमें टॉर्क पूछा है। तो वापस से फॉर्मूला देखो पहले तो, एफ एस अपॉन आर इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल इक्वल टू क्यू अपॉन आर इक्वल टू टी बाय जे, ये होता है। टॉर्क पूछा है मतलब कि टॉर्क ये रहा, तो ये वाला रिलेशन तो हमको लेना है। अब इसके साथ में किसको लें, तो ये ध्यान रखना कि क्यू अपॉन आर वाला रिलेशन कभी भी काम नहीं आता है, क्योंकि ये इंटरनल लेयर्स के लिए होता है। तो या तो ये ले लो या ये ले लो। अब ऑप्शन देखो कि किसके कंपैरिजन में ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हमारे पास एक टाउ दिया हुआ है ना,
टाउ की फॉर्म में, टाउ होता है shear stress मतलब Fs, तो इन दोनों को हमको लेना है क्योंकि आंसर जो दे रखा है वो टाउ की फॉर्म में दे रखा है। तो T/J इक्वल टू Fs/r होता है, ठीक है। J को इधर भेज दो तो J हो जाएगा इनटू में, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो बन गया। अब वैल्यू डालो इसमें, Fs को क्वेश्चन में उसने टाउ लिखा हुआ है, तो टाउ रेडियस, तो डायमीटर है d, तो रेडियस हो जाएगा d/2, और J हमने अभी निकाला था π/32 d⁴, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, और 2 से 32 कट गया 16 टाइम्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, टाउ πd4/16। अच्छा d से ये d कट रहा है 3 बार, तो ये वाला ऑप्शन मैच करेंगे, कौन सा होगा, π/16 πd3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 solid shaft A and B are made of same material. The shaft A is of 50 mm diameter and shaft B is of 100 mm diameter. Then the strength of shaft B is dash of shaft A. तो देखो यहाँ पर हमको 2 शाफ्ट दी हुई है, एक शाफ्ट A है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 50 mm, और शाफ्ट B है जिसका डाया दे रखा है हमको 100 mm, ठीक है। और हमको बताना है कि B शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ होगी वो A शाफ्ट की कितना होगी। तो हम दोनों शाफ्ट की क्या करते हैं, अलग अलग पहले स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए वापस से T/J इक्वल टू Fs/r यूज़ कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब कि कितना टॉर्क, TR, रेजिस्टिंग टॉर्क निकालना है, तो J इधर चला जाएगा, तो TR इक्वल टू हो जाएगा Fs/J/r। तो दोनों शाफ्ट की अपन को पहले ये वैल्यूज़ निकाल लेनी। तो पहले ही अगर A शाफ्ट के लिए करते हैं, A शाफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Fs तो स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहने दो, J क्या होता है π/32, अभी हमने निकाला था π/32 डायमीटर की पावर 4, तो डायमीटर कितना है 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितनी होती है डायमीटर का आधा, 50 का आधा 25। ये हो गया सॉल्व। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही रखेंगे। फिर दूसरी B शाफ्ट की बात करते हैं। तो Fs अब J, तो उसके लिए डायमीटर चेंज हो जाएगा, तो π/32 इंटू 100 की पावर 4 डिवाइडेड बाय रेडियस 100 का आधा 50। तो ये दोनों स्ट्रेंथ आ गई। अब अपन को कंपेयर करना है। तो B शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो A शाफ्ट की कितना गुना है, तो मतलब कि अपन को B/A करना पड़ेगा, ठीक है। तो B की ये वैल्यूज़ है, इनको लिख देते हैं, Fs इंटू π/32 इंटू 100 की पावर 4/50। ये तो हो गया B की वैल्यू, और इसमें डिवाइड किसका करना है अपन को, A वाले का। Fs इंटू π/32 इंटू 50 की पावर 4/25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। ये जो डिवाइड में नीचे है वो उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं काटते। Fs इंटू π/32 इंटू 100 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू, अब ये उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 25 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा Fs इंटू π/32 इंटू 50 की पावर 4। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 25 से ये 2 बार कट रहा है, π/32 और Fs दोनों कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 100 की पावर 4, यहाँ लिखते हैं, और नीचे क्या बच रहा है 50 की पावर 4 इंटू 2, ये वाला 2 बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। 100 की पावर 4 है, 50 की पावर 4 है, ठीक है।
50 से सारे 2 बार कट जाएंगे, फिर 2 से 1 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो मतलब कि हमने क्या किया था, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बी शाफ्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ ए शाफ्ट किया था, इक्वल टू कितना आ गया 8। तो ये ए जो है वो इसके 8 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब कि ये हुआ ना बी की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ए की स्ट्रेंथ बराबर 8 आया, तो बी की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, बी बराबर 8 × ए, मतलब कि 8 टाइम्स। तो आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलर मॉड्यूलस फॉर अ होलो शाफ्ट ऑफ आउटर डाया डी एंड इनर डाया डी स्मॉल डी इज कितना। पोलर मॉड्यूलस पूछा हुआ है इसमें। तो पोलर मॉड्यूलस तो हमने देखा था कि J/R जो होता है वो होता है पोलर मॉड्यूलस। J क्या होगा, π/32, और क्योंकि होलो है तो कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर डिवाइड में क्या है R, रेडियस क्या होती है D/2, ये तो ऊपर चला जाएगा उल्टा होके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये D/2 हो जाएगा 2/D। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होगा 16 टाइम्स, तो इसको हम लिख देंगे π/16 D4 माइनस D4, और ये D को अंदर लिख रखा है ऑप्शन में ऐसे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शाफ्ट रिवॉल्विंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड ट्रांसमिट टॉर्क T इन न्यूटन मीटर देन द पावर डेवलप्ड इज। एक शाफ्ट है जो कि पावर ट्रांसमिट कर रही है और उसका जो आरपीएम है वो कितना दे रखा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमेशा दिया हुआ है, मतलब वो आरपीएम ही हुआ। ठीक है, तो अ शाफ्ट रिवॉल्विंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड ट्रांसमिटिंग टॉर्क दे रखा है हमको T, तो पावर कितनी होगी, तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है, हमने डिराइव किया हुआ था अभी। पावर इक्वल टू होता है 2π/T/60। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन है वो ओमेगा दे रखा है। ओमेगा यूनिट क्या है उसकी, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn/60। ओमेगा को लिखते हैं हम 2πn/60। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2πn/60 दे रखा है, इसकी जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा ओमेगा, और T साथ में है ये, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया हुआ है, अभी जस्ट लगभग वैसा ही है। ये 2 शाफ्ट दे रखी है इसमें A एंड B, जिसका कि मटेरियल सेम है। ए जो शाफ्ट है उसका डायमीटर है 100, और शाफ्ट B जो है वो होलो है जिसका आउटर है 100 और इनर है 50। तो पहले लिख देते हैं डेटा क्या क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। एक A शाफ्ट है जिसका कि डाया कितना है 100 mm है, और एक B शाफ्ट है जिसका कि इनर डाया तो है 100 एक्सटर्नल, और इंटरनल डाया है 50। ठीक है, तो इसका क्या फाइंड करना है हमको, द स्ट्रेंथ ऑफ होलो शाफ्ट, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट B इज एज दैट ऑफ शाफ्ट A। मतलब वही कंपेयर करना है कि B शाफ्ट जो है वो कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है A शाफ्ट की तुलना में। तो इसमें भी वापस वही दोनों शाफ्ट की हम अलग अलग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो T का फॉर्मूला लगेगा, T का फॉर्मूला क्या होता है, Fs, और Fs इंटू R होता है ना, Fs अपॉन R, और इंटू में G होता है, ये होता है। ठीक है, तो पहले अगर A शाफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा Fs। अच्छा,
अब हमने पहले भी देखा हुआ था कि एफ तो कांस्टेंट होते हैं, जो जब अपन ए शाफ्ट की पावर और बी शाफ्ट की पावर का डिवाइड करेंगे आपस में तो एफ से एफ तो वैसे ही कटने वाला है। तो यहाँ पे मैं पहले ही एफ को हटा दूंगा, तो मेरे को जो रिलेशन कंपेयर करना है वो ओनली जे अपॉन आर का ही करना है। ये आप याद रखना एग्जाम में भी कि अगर टोर्शन यानी कि स्ट्रेंथ चेक करनी है शाफ्ट की तो आपको जे अपॉन आर को कंपेयर करना है। और जे अपॉन आर को अपन क्या बोलते हैं, टोर्शन सेक्शन मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो देखो जे क्या होगा, π/32 डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय रेडियस होती है d/2। ठीक है, शाफ्ट ए की रेडियस कितनी दे रखी है, डायमीटर 100 है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ डालते हैं π/32 100 की पावर 4 डिवाइडेड बाय डायमीटर रेडियस होती है d/2, 100 का आधा 50, रेडियस हो जाएगी 50। इसको सॉल्व अभी नहीं करते, बी शाफ्ट देखते हैं π/32। अब ये बी शाफ्ट जो थी होलो है, ठीक है ना, होलो दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, तो होलो के लिए हो जाएगा कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 डिवाइडेड बाय रेडियस तो एक्सटर्नल वाली आती है, ये ध्यान रखना। जैसे ये शाफ्ट है हमारी होलो है, तो जो रेडियस ये जो आर होता है वो तो एक्सटर्नल रेडियस ही लेनी होती है, तो यहाँ पे कैपिटल D/2 ही आएगा। π/32 कैपिटल डी, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको एक्सटर्नल डाया कितना है 100, इंटरनल 50 और यहाँ पे आ जाएगा 100 का आधा 50। ठीक है, ये दोनों हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई। अब इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, मतलब कि बी अपॉन ए करना है, क्योंकि बी की स्ट्रेंथ चेक करनी है ए के कंपैरिजन में, तो बी अपॉन ए करेंगे अब अपन, तो ये डिवाइडेड बाय ये। अब डायरेक्ट करेंगे थोड़ा, π/32 100 की पावर 4 माइनस 50 की पावर 4 अपॉन 50। ठीक है, अब इस वाले के डिवाइड में ये आएगा, तो डिवाइड में जब भी जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ इंटू 50 ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्लियर, यहाँ पे देखो π/32 से π/32 कट रहा है, 50 से 50 कट रहा है, तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर 100 की पावर 4 माइनस 50 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बहुत तरीके, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका मेरे को जो दिख रहा है, इसमें से क्या करो, 100 की पावर 4 को कॉमन ले लो। ऊपर से अगर 100 की पावर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 100 की पावर 4 कॉमन चला गया तो 1 बचा, और 50 की पावर 4 में से 100 की पावर 4 कॉमन आ ही नहीं सकता है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ कॉमन भी ले ली और अंदर वो चीज़ है नहीं, तो उसको डिवाइड में डालना पड़ता है। तो 50 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 4 ऐसे होता है। जब भी किसी चीज़ को अपन कॉमन लेते हैं, 100 को कॉमन लिया 100 की पावर 4 को, तो यहाँ तो 100 की पावर 4 था तो यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन इस 50 की पावर 4 में 100 की पावर 4 नहीं था, तो यहाँ पर डिवाइड में हमको उसको लिखना पड़ेगा। फिर डिवाइडेड बाय 100 की पावर 4, ये 100 की पावर 4 से ये 100 की पावर 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 50 की पावर 4 अपॉन 100 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करें 1 माइनस, अब 50 की पावर 4 है तो 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे वापस से सभी दो बार कट जाएंगे, 2 2 2 और 2, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस, ऊपर तो 1 बचा, नीचे बच गया 16, तो 1 माइनस 1 अपॉन 16, एलसीएम आएगा इसका नीचे 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, 15 अपॉन 16 आंसर। तो ऑप्शन इज डी इज़ करेक्ट इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस टाउ इज। ये तो सिंपल हमको टोर्शन शियर स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था एफ स्क्वेयर अपॉन 4n इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। यू का हमने एक फॉर्मूला लिखा था
यू का फॉर्मूला होता है एफ एस स्क्वेयर अपॉन 2n इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर एफ एस की जगह हमको टाउ लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन की जगह भी सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉर्शन वाले टॉपिक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो एक बच रहा है चिमनी वाला, और उसके अलावा कुछ हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर चैप्टर में कुछ एक एक दो दो टॉपिक्स रह गए थे, यानी कि कुछ फॉर्मूलाज और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी रह गई थी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा।